बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स कमेटी जो नेशनल असम्बली की है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी हेड करते हैं, उसमें हामिद मीर साहब, असदूर साहब ने क्या बयानात दिए, वो मुकम्मल बयानात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और दो तीन बयानात रहते हैं, श्री मजारी साहिबा की बेटी के रहते हैं, और मुनीज़ा जहांगीर साहिबा ने क्या कहा, कुछ और लोग वहाँ पर थे उन्होंने क्या कहा, उसके हवाले से मैंने आपको बताना है। मतीउल्लाह जान साहब ने क्या कहा, उनके हवाले से बताना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल हामिद मीर साहब ने वकला कन्वेंशन में क्या तकरीर की, क्या बात की, और कैसे उन्होंने वकला के मिन्नत तरले किए कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए आप जो हैं वो मेहरबानी करें और आप उठ खड़े हों। क्योंकि आपको पता है हामिद मीर साहब और ये पूरा जो इनका तबका है, इन्होंने बड़ा पहले मौलाना फजलुर रहमान को उठाया कि मौलाना फजलुर रहमान जब आज़ादी मार्च लेकर आ रहे थे कि मौलाना ये कर देंगे, मौलाना वो कर देंगे, और हाथ से निकल गई ये गेम और मुलाकातें हो गई हैं, तय हो गया है। जब मौलाना वापस आ रहे थे, जा रहे थे, कहा गया ऐसे नहीं जा रहे हो, ये कच्ची मट्टी पर हो नहीं रखते, मामला तय हो गए हैं, यानी फ़ौज के साथ मामला तय हो गए, इसलिए मौलाना साहब वापस जा रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत मार्च तक चली जाएगी, किसी ने कहा जून तक चली जाएगी, ये सारे मामला। फिर जब PDM बनी तो आपको याद होगा हामिद मीर ने क्या कुछ कहा था, नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहते थे, जेल वाला नवाज शरीफ बाहर वाले नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है। जब नवाज शरीफ की बेल रिजेक्ट हुई, फिर जब नवाज शरीफ की बेल हुई, जाती उम्र वाला नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है। फिर जब लंदन चले गए तो आप बात ही नहीं करते, क्योंकि पहले खुद कहते थे कि ये 90s वाला नवाज शरीफ नहीं है, और अब नवाज शरीफ जो है वो बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ हामिद मीर साहब से पूछना चाहूँगा, आप लोगों के तवज्जुह से, आप में से कोई पूछ के बता दे कि हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान का जो दौर है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है, सेंसरशिप का, साफियों पर जुल्म, जबर और तशद्दुद का। ज़रा ये भी कहते हैं कि मुशर्रफ दौर से भी बदतर दौर है, ज़िया-उल हक के दौर से भी बदतर है। ज़रा इनसे पूछें कि मुशर्रफ दौर में, और वो परवेज़ मुशर्रफ जिनके मार्शल लॉ पे आपने पूरी सीरीज़ लिखी कॉलमों की, और आपने दुआएं मांगी अल्लाह की बारगाह में, आपने कौम को भी कहा कि मुशर्रफ के लिए और फ़ौज के लिए दुआएं मांगे, आपने नवाज शरीफ को सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया गद्दार, बाकी सारी गद्दारों में जो खसूसियात होती हैं, जो उनके अंदर चीज़ें होती हैं, वो सारी लिख छोड़ी थी कि कैसे कश्मीरी जख्मी मुजाहिदीन को घसीट कर पंजाब हुकूमत के जरिए नवाज शरीफ ने गिरफ्तार करवाया, कैसे नवाज शरीफ फौज में बगावत कराना चाहता था, नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाना चाहता था। ये सारी बातें आपने पहले कॉलम में लिख दी थी, एक कॉलम में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उनका पहला कॉलम। अच्छा, अब मुशर्रफ दौर में बाद में ये कहते हैं कि इनका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया था, इनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। अच्छा, मुशर्रफ दौर में प्रोग्राम बंद हुआ, फिर आ गया जी पीपल्स पार्टी का दौर। पीपल्स पार्टी के दौर में इनकी गाड़ी के नीचे बम जो है वो बांधा गया था, रखा गया था, जिस बम के हवाले से मैं आपको उस इनके बयान में बता चुका हूं, जो इससे पहली वीडियो में कि इन्होंने जो बताया था जो ह्यूमन राइट्स कमेटी को। अच्छा, मुशर्रफ के दौर में सिर्फ प्रोग्राम बंद हुआ, जो बदतरीन डिक्टेटर था इन लोगों के मुताबिक। पहले तो ठीक था इनका मामला, उसके साथ फिर बाद में बदतरीन डिक्टेटर हो गए थे वो। बदतरीन डिक्टेटर के दौर में सिर्फ प्रोग्राम बंद हुआ। पीपल्स पार्टी की जमहूरी दौर में इनकी गाड़ी के नीचे बम रखा गया, और नवाज शरीफ जो इन सब के गॉड फादर हैं, ये अपना अंदाता समझते हैं, ये नवाज शरीफ को अपना सब कुछ समझते हैं, सदके वारी और कुर्बान जाते हैं नवाज शरीफ पे। ये जो कुछ कर रहे हैं ना फौज के खिलाफ, ये इसमें ज्यादा जो वजह है वो नवाज शरीफ की मोहब्बत है, वासिफ अली जरदारी की मोहब्बत है। और उस पर एक वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि जिस तरह के पीपल्स पार्टी वालों के साथ उठना बैठना, नवाज शरीफ के साथ उठना बैठना, खुद ये बताते हैं नवाज शरीफ ने लंच पे बुला लिया, डिनर पे बुला लिया, फिर कहीं ले गए, ये वो सारे मामला। नवाज शरीफ के दौर में इनको गोलियां लगी थी। जरा आप सीक्वेंस देखें, मुशर्रफ दौर में ऑफ एयर हुए, जरदारी के दौर में बम गाड़ी के नीचे बांध दिया गया था, यानी ये जान से जा सकते थे, वो बम फट जाता तो, और नवाज शरीफ के दौर में गोलियां लगी। और इमरान खान के दौर में हामिद मीर के साथ क्या हुआ है, यह भी जो तकरीर की थी उसके बाद जियो ने खुद इनको ऑफ एयर कर दिया, खुद इनको रोक दिया प्रोग्राम करने से। वो आगे खबर भी आपको बताता हूँ, जियो वाले क्या कहते फिर रहे हैं कि हमारी फौज से डील हो गई, वो बताता हूँ। लेकिन इमरान खान के दौर में इनका प्रोग्राम सिर्फ बंद हुआ है, और वो भी खुद चैनल इंतजामिया ने किया है। और इमरान खान का दौर बदतरीन है, लेकिन नवाज शरीफ का दौर, जिस दौर में इनको गोलियां लगी, वो ठीक था, बेहतरीन जमहूरियत, आज़ादी है, हज़ार राय, सब कुछ था, जिसमें गोलियां लगी और जिसमें बम इनकी गाड़ी के नीचे बांधा गया, वो भी ठीक था। इमरान खान का दौर बदतरीन है, समझ से बालातर है। अच्छा, फिर ये कहते हैं इमरान खान कठपुतली है, आलाकार है, फौज जातों में खेल रहे, इसको फौज चला रही है। अच्छा, इमरान खान तो कठपुतली है कि इसके दौर में साफियों पे जो हमले होते हैं उनकी कार्रवाई नहीं होती, तहकीकात नहीं होती। मियाँ साहब तो बड़े जमहूरी थे ना, मियाँ साहब तो सिविल सुप्रीमेसी थी, मियाँ साहब तो बड़े दबंग वज़ीर आज़म थे। मियाँ साहब ने तो मरियम साहब ने कहा नहीं है कि वो जब आसिफ गफूर साहब का ट्वीट आता रिजेक्टेड वाला उठा के फौज के मुंह पे मारा मियाँ साहब ने, वो तो बड़े, मियाँ साहब तो बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आज़म थे। उनके दौर में भी आपके ऊपर जो गोलियां आपको लगी उनकी तहकीकात ही नहीं हो सकी थी। मियाँ साहब तो बड़े
पावरफुल वज़ीर आज़म थे आपके मुताबिक, आप तो आज तक उनके लिए मरते हैं, तड़पते हैं, आप लोग उनके लिए मुहिम चलाते हैं, आप पूरा तबका जो है आपका। और जरदारी साहब वो तो आपके इशारेगार हैं, उनके दौर में आपकी गाड़ी के नीचे बम बांधा गया था और कुछ भी नहीं हुआ था। जरदारी साहब भी बड़े पावरफुल थे अपने दौर में आपके मुताबिक। तो ये इन लोगों की मुनाफकत है कि जिसके दौर में, इमरान खान के दौर में पहली बार ये ऑफ एयर हुए, खुद चैनल ने किया, वो बदतरीन दौर है। मुशर्रफ का दौर भी ठीक था, जरदारी साहब का तो बहुत ही कमाल था, और नवाज शरीफ के दौर की तो ये दुआएं अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह करे वो दौर जो है वो लौट आए। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान अगर कठपुतली है तो वो जो बड़े अपने पांव पे खड़े होने वाले थे, जो बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म, उन्होंने क्या कर लिया था? आपकी तहकीकात कर ली थी, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, फिर ये आज तक हमें ये बताते रहे कि मीर शकील रहमान तो इतना दबंग आदमी है, मीर शकील रहमान जैसा तो बंदा कोई नहीं है, उसको हर तरह से फौज ने करके देख लिया, इमरान खान ने करके देख लिया, वो नहीं पीछे हटता। तो भाई आपका प्रोग्राम क्यों ऑफ एयर कर दिया उसने? कल तक तो आप हमें उसके हक में जो एहतजाज करते थे हामिद मीर साहब, उसमें आप बताते थे, और एक वो इनकी तकरीर मुझे मिली नहीं, मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि हम अपने पापा को बचा रहे हैं, अपने डैडी को बचा रहे हैं, हाँ मीर शकील रहमान हमारा बाप है क्योंकि उसने हमें सिखाया, और इस तरह की इन्होंने बात की, जिसको आप अपना बाप डिक्लेयर कर रहे थे हामिद मीर साहब, क्योंकि आपने उनसे सहाफत बकौल आपने कुछ किया, जो आपने वहाँ तकरीर की, वो तो बड़ा दबंग था। कल तक आप ये बता रहे थे, आज उसने आप लोगों के कहने के मुताबिक फौज के दबाव पे आपको ऑफ एयर कर दिया। अब आ जाए जनाब खबर पे, वो तकरीर पे आगे पॉइंट्स बताता हूँ। खबर ये है कि जियो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज से डील हो गई है और हामिद मीर जुलाई में, बहुत लेट भी हुआ तो जुलाई के एंड तक स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अगर ये उनकी बात दुरुस्त है, अगर उनकी ये खबर दुरुस्त है तो जुलाई के एंड तक पता चल जाएगा, गलत हुई तो पता चल जाएगा ये भी जुलाई में। और अगर ये बात दुरुस्त है तो ये इंतहाई अफसोसनाक भी होगा, शर्मनाक भी होगा कि बजाय इसके कि हामिद मीर को गिरफ्तार किया जाता, इससे पूछा जाता कि तुमने फौज को बेगैरत कहा, बुज़दिल कहा, फौज की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए, भारत को ताकतवर और पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर कहा, शोहदा के खून की तौहीन की, तुमने इतनी पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो है वो क्या कहूँ, और आप उसके बावजूद अगर डील कर रहे हैं तो मुबारक हो आपको, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बहरहाल ये जुलाई के एंड तक पता चल जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि डील हो गई है या नहीं हुई। जियो ज़राए का दावा है कि डील हो गई है फौज के साथ और हामिद मीर जुलाई के अंदर अंदर जो है वो वापस आ जाएंगे। और ये भी जियो ज़राए बता रहे हैं कि हामिद मीर को ये जो जितना अर्सा वो ऑफ एयर रहे, इसकी उनको तनख्वाह भी दी जाएगी, उनके पैसे जो हैं वो नहीं काटे जाएंगे, और ये सारे मामला हैं। अब आ जाए जनाब हामिद मीर साहब ने जो कल तकरीर की, उन्होंने पहले शेर पढ़ा, किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, खबरें बहुत हैं शहर में इजहार भी तो हो। उन्होंने कहा कि ये ज़ियाउल हक़ के दौर में लिखी गई थी, आज इमरान खान के दौर में भी यही सूरत हाल है। आप जो यहाँ पे वकील तकरीरें कर रहे हैं, ये तकरीरें टीवी चैनल्स नहीं दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हैरान हुआ कि हामिद मीर साहब, आपने तो प्रेस क्लब के बाहर तकरीर करते हुए कहा था कि फ़ौज चाहती है हम इसराइल के हक़ में बात करें मीडिया वाले, और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए फ़ौज की वो करें, मतलब जो फ़ौज चाहती है हम वो सर्व करें। लेकिन आपने कहा था कि आपने बगावत कर दी थी फ़ौज के साथ मीडिया ने, और मीडिया ने फ़ौज के कहने के बावजूद इसराइल के खिलाफ भी बात की और भारत के खिलाफ भी बात की। आप तो कहते हैं कि फ़ौज से बगावत कर दी थी मीडिया ने, अब आप कह रहे हैं कि ये मीडिया पे नहीं चलेंगी क्योंकि फ़ौज नहीं चाहती। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी से हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अब उन्होंने खुशामद चापलूसी के रिकॉर्ड कायम कर दिए वकीलों के आगे ना। आप सब वकला आइन की बालादस्ती के अलमबरदार हैं, माशाल्लाह, बड़ी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आगे चल के बताता हूँ कुछ आइन की बालादस्ती के इनके वाक़यात। वो कहते हैं, जब से मैंने सहाफ़त शुरू किया है मैं देख रहा हूँ कि आप वकालत के साथ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, वकीलों को कह रहे हैं। ये वही वकील हैं जिनको माजी में नहीं जाता, माजी करीब में आपको पिछले साल के कुछ वाक़यात बता देता हूँ, साल डेढ़ साल के। सानिया PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दहशतगर्दों का हमला, मरीजों के वेंटिलेटर खींच लिए, ये आइन और कानून की बालादस्ती थी, ये वकील कर रहे थे। इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला, चीफ जस्टिस अतर मिर्जा पर हमला, आइन और कानून की बालादस्ती कर रहे थे ये वकील, जो हामिद मीर के मुताबिक खवातीन को थप्पड़ मारते हैं। कितने वाक़यात हैं, उठा के देख लें। आइन और कानून की बालादस्ती कायम कर रहे थे ये वकील, और ये तंजीमें, ये सारी तंजीमें जो यहाँ पर कर रही थी, ये सारी तंजीमें इन दहशतगर्दों के साथ खड़ी होती हैं। वो PIC वाले दहशतगर्दों, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों, वो, और फिर आइन और कानून की बालादस्ती हमने उस दिन भी देखी, वकील कायम कर रहे थे जब एक जज साहब की पेंट उतार रहे थे। क्या कमाल आइन और कानून की बालादस्ती। फिर इनकी आइन और कानून की बालादस्ती की वजह से ही एक खातून जज ने खत लिखा कि मैं नहीं जो है वो इस ओहदे पर रह सकती, मैं नहीं ये कर सकती जिस तरह की ये तूफान बदतमीजी और ये वकील जो कुछ कर रहे हैं। कई जजेस को सर फाड़ देते हैं, गालियां देते हैं।
कई पुलिस वालों कितने लोगों को मारते हैं। ये है आइन और कानून की बालादस्ती हामिद मीर के मुताबिक, जो ये वकला तंजीमें आइन और कानून की बालादस्ती कायम कर रही हैं। हाँ, मॉडल टाउन के लिए नहीं खड़ी होंगी, सामने मॉडल टाउन के लिए नहीं खड़ी होंगी, गरीब के लिए नहीं खड़ी होंगी, मजलूमों के लिए नहीं खड़ी होंगी। खड़ी किसके लिए होंगी? काजी फायसा साहब के लिए। जब उनका एहतसाब होने लगेगा, ताकतवर है ना, बच जाएंगे। अब जज के तौर पर बैठे हुए हैं, इन्हीं वकीलों के केसेस लगेंगे, रिलीफ लेंगे, फीसें डबल कर देंगे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। उनके हक में जो केस लड़ने वाले थे मुफ्त, वो उनका टाइम होगा, उनका सीज़न होगा, फीसें 3-3 गुना बढ़ा देंगे। जैसे इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए थे तो बढ़ा दी गई थी, जिन्होंने उसकी बहाली में किरदार अदा किया था। फिर वो कहते हैं कि आप वकील कायद आज़म के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत पुरअमन सियासी जद्दोजहद हमने देख ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे थे। और किस बात पे कर रहे थे? इस बात पे नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय को खतरा है, इस बात पे नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस बात पे कर रहे थे कि हमने जो इस्लामाबाद में F8 में जो रास्ते के ऊपर जो अपने चैम्बर बनाए हुए हैं, जो बच्चों के फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर जो चैम्बर बनाए हुए हैं, जो कब्जा किया हुआ है हमने, उस कब्जे को क्यों गिराया गया है? चंद चैम्बर्स को क्यों गिराया गया है? और गैर कानूनी कब्जे वाले चैम्बर्स को जाके तरमीन साहब पे हमला कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला कर दिया। ये पुरअमन सियासी जद्दोजहद है हामिद मीर के मुताबिक। फिर वो कहते हैं आज हम सब कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं, कानून की नहीं, नून की बालादस्ती के लिए आप इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये वकला तंजीमों में जो बैठे हुए मेन लोग, वो देख लें किसके वो किन की उनके ऊपर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। और फिर वो कहते हैं कानून की बालादस्ती वैसे उस वक्त क्यों नहीं आती इनको, अदलिया की आज़ादी और ये सारी अदलिया का बकार इज्जत, जब नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला वाला मार्च कर रहे थे और जजेस को गालियाँ दे रहे थे। कहते हैं मुझे कहा गया कि कुछ दिन आप खामोश रहें, ख्याल रखें। और फिर वो कहते हैं साफ़ी को कहा जाता है गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए। एक तरफ जमहूरियत हो, एक तरफ डिक्टेटरशिप हो, तो मैं जमहूरियत को ठीक कहूँगा, डिक्टेटरशिप को गलत कहूँगा। जिनसे मैंने सीखा है वो गैर जानिबदार नहीं थे, हम यही कहते हैं गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए। जो ठीक काम कर रहा है उसको ठीक कहें, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहें। जैसे आप गलत करते हैं, हम आपको कहते हैं गलत कर रहे हैं आप। फिर वो कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप पे पाबंदी, क्या पाबंदी है, कैसे पाबंदी है? वो कहते हैं मैं सेंसरशिप की चलती फिरती मिसाल हूँ। फिर वो कहते हैं कि वही मुशर्रफ से भी बदतर दौर है, मुशर्रफ के दौर में सिर्फ मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगी थी, अब तो मेरे कॉलम पे भी पाबंदी लग गई है। वो कहते हैं मुझे कहा गया कि आपके लहजे में तलखी थी, आप माफ़ी मांग लें, मैंने लहजे पे तलखी की माफ़ी मांगी। वो कहते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाने जा रहे हैं उसकी हमें मुखालफत करनी होगी। और मज़े की बात यह है कि कल कमेटी में ये उस अफसार आलम के साथ बैठे हुए थे जिस अफसार आलम ने ऐसे कानून ला रहा था सहाफ़ियों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, और वो तो भला हो अहमद नवाज सुखेरा साहब का, पहले क्लासा साहब ने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, और क्लासा साहब ने जब प्रोग्राम किया तो फिर अहमद नवाज सुखेरा साहब सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्होंने नोटिस लिया उस बात का और उन्होंने उस कानून साजी को रुकवाया। यही अफसार आलम जो आजकल मीडिया की आज़ादी के अलमबरदार बने हुए हैं। अब आ जाएं जनाब, वकीलों को कहते हैं आपने मुशर्रफ जैसे बंदे को शिकस्त दी थी तो ये उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो आप जमहूरियत के दुश्मनों को निकाल सकते हैं। यानी हामिद मीर अब PDM से मायूस हो गए हैं, मरियम से मायूस हो गए हैं, नवाज शरीफ से मायूस हो गए हैं, जरदारी से मायूस हो गए हैं, बिलावल से मायूस हो गए हैं। अब वकला तंजीमों के मिन्नत तरले डाल रहे हैं कि आप इमरान खान को निकाल सकते हैं, आप खड़े हो और इमरान खान को निकालें। क्योंकि इमरान खान ने मुझे ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि मेरे वालिद साहब के नाम पे वो जो अंडरपास था वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का बड़ा रद्द-ए-अमल था कि ये शहबाज शरीफ ने इसको नवाजा था अंडरपास का नाम जो है वो रख कर, और जो उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए थी उसके मुताबिक पाकिस्तानियों को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके नाम पे अंडरपास हो, तो इसलिए इमरान खान ने वो ख़त्म करवा दिया। तो इसलिए इनको मसला था। और अब ये वकला तंजीमों को कह रहे हैं कि आप खड़े हों और इमरान खान को निकालें। एंड पे उन्होंने शेर पढ़ा, उसके लिए भी पूरी रंगबाजी जैसे वो करते होते हैं कि जी मैं आया तो मुझे एक बुजुर्ग वकील ने कहा कि आप वो एक शेर पढ़ा करते थे, आज भी आपने वो शेर पढ़ना है। वही किस्से कहानियाँ हर किसी के बारे में कहते हैं, मुझे फ़लाँ का फ़ोन आया, नाम नहीं बताएंगे, मुझे फ़लाँ ने ये कहा, मुझे फ़लाँ मिला, एवं ड्रामा। मुझे एक वकील मिल गया, उसने बुजुर्ग वकील, उसने कहा तुम ये शेर पढ़ो, तुम पहले भी पढ़ा करते थे तो तुम्हारा प्रोग्राम बहाल हो गया था, अब भी तुम ये पढ़ो तो तुम्हारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। शायद हामिद मीर को भी बता दिया गया कि डील हो गई है, अगर तो हो गई है, तो इसलिए वो कह रहा था, ड्रामे कर रहा था। कल को वो कहेगा जी मैंने कहा था ना कि मैं ये शेर पढ़ूंगा तो मैं बहाल हो जाऊँगा। वो शेर क्या था? मेरे हाथ अशार है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे कब दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। ये शेर था, ये उनकी तकरीर थी, ये कुछ नुकात थे और ये मामलात थे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लकड़ी माम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।